नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोशल सितारे में हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने बलबूते पर एक ऐसी पहचान बनाई है जो न केवल उसके राज्य का बल्कि उनके परिवार का नाम भी रोशन कर रहा है और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन की भूमिका वो निभा रही हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ में जन्मी और दिल्ली में आज वकालत कर रही हैं, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और उनका अनुभव कैसा रहा ये आज जानने की कोशिश करेंगे। सुगंधा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुगंधा, वैसे तो लड़कियां अपने करियर में अलग अलग फील्ड चुनती ही हैं, लेकिन आपने वकालत को क्यों चुना? मैम, मेरे जो फादर थे उनके हिसाब से ऐसा था कि मेरी आर्ग्यूमेंट स्किल्स अच्छी है और मैं वकालत को ऐसा माध्यम मानी थी कि मैं जिससे सोसाइटी को लेके भी कुछ कर सकूं। यह दो वजह है कि मुझे लगा कि इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। अच्छा, वकील बनने से सबकी उम्मीद ये हो जाती है कि हमारा जो केस है या हमारा जो मामला है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, वकील हमें इसमें न्याय दिलाएगा। इस बात से कितनी सहमत हैं और आप कितनी जिम्मेदारी समझती हैं? मैम, जिम्मेदारी तो समझते हैं क्योंकि एक विश्वास होता है। आज भी हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन जो केसेस आते हैं हमारे पास, वो हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी उसको न्याय देने की कोशिश करें। बाकी तो हम भगवान के ऊपर, एक केस होता है उसमें क्लाइंट का, हमारा, जजेस का, सारों की बहुत मेहनत होती है। और जो भी क्लाइंट है अगर वो सीरियस है, कंटिन्यूस बेसिस पे हमारे को फॉलो अप करता है, तो हम भी उसको लेके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। बिल्कुल। और कोई ना कोई एक ऐसा जरिया होता है जिसको देखने के बाद हमें लगता है कि हमें उस प्रोफेशन को चुनना चाहिए। आपने क्यों चुना? आपको कहाँ से मिली प्रेरणा? जैसा कि मैंने बताया कि मेरे फादर से मिली, और मैं शुरू से शायद तक जो मूवीज़ भी आती थी जो जिसमें लीगल रहता था, तो मुझे एक वो बुलाती थी कि मुझे इस कार्य क्षेत्र में कुछ करना है। और मेरे को ये ही एक तरीका लगा जिसमें मैं समाज को लेके और अपनी आइडेंटिटी में उससे रिलेट कर पाती थी। और पढ़ाई आपकी कहाँ हुई? मतलब इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की और दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा आपका? मैम, मैंने पढ़ाई नागपुर से करी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ। और उसके तुरंत बाद ही मैं 2016 में ग्रेजुएशन के बाद ही मैं दिल्ली से ही प्रैक्टिस शुरू की। तो राजधानी को क्यों चुना आपने? मैम, राजधानी को चुनने का एक बहुत बड़ा ये था कि वहाँ पे जो मुझे एक्सपोजर और जो केसेस मिलेंगे वो मेरे को बाकी जगह, मेरा ये सोच थी कि नहीं मिल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वहीं पे है, और जैसे कि हम सब लड़कियां हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ समय मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ और वहाँ बाद में तो मैं कहीं और कर भी सकती हूँ। ये मेरा पर्सनल था। जनरली ये होता है कि लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मैंने थोड़ा सफ़र सुप्रीम कोर्ट से ही शुरुआत की, और मैं आज हमेशा खुश हूँ कि वहीं से की, क्योंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बाकी कोर्ट्स के भी अपीलेट हैं, जैसे कंज्यूमर, कंपनी, जितने हैं, और पीएमएलए, ऐसे जो केसेस मुझे वहाँ मिल रहे हैं सीखने को, मुझे थोड़ा ऐसा एहसास है कि मुझे दिल्ली के अलावा कहीं वो एक्सपोजर नहीं मिला। बिल्कुल सुगंधा, डॉक्टर और वकील का जो पेशा है वो ऐसा है कि हर दिन आपको एक नया चैलेंज है, हर दिन आपको नए सीखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर। तो इन 6 सालों में आपका ये जो कोर्ट का या केसेस का सिलसिला रहा, वो कैसा रहा? कितना चुनौतीपूर्ण रहा? कोई ऐसे केसेस आप बताइए जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया। मैम, चुनौतीपूर्ण तो पर्सनल लेवल में बहुत हो जाता है, क्योंकि मेरा जो लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तो जो मुझे समझा, जैसे जैसे मुझे समझा कि ये करते हैं, ये करते हैं, मैं उस तरीके से आगे बढ़ती गई। और ये मेरा मानना है कि जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हम हताश हो जाते हैं, तो कोई एक प्रेरणा की किरण आ जाती है। कोई लॉयर, कोई जजेस, कोई क्लाइंट भी कई बार बोलते हैं कि नहीं मैम, आपको इसी क्षेत्र में रहना चाहिए। और केसेस भी जो आए हैं, जैसे एक केस था हमारा जिसमें एक लड़की की डेथ हो गई थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। ऐसे मैं बहुत अच्छा आर्ग्यू कर लेती हूँ कोर्ट के सामने, मतलब एटलीस्ट आई कैन प्रेजेंट माई केस, लेकिन वो केस में मैं पेरेंट्स से नज़रें नहीं मिला पाती थी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट था, उससे मैं बहुत सीखी भी। और एक समय के बाद आपको केसेस से कैसे डिटैच होना है, वो भी समय के, मतलब मैं मम्मी से बात करती थी, और फिर धीरे धीरे केसेस से एक डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बोल रहे डॉक्टर्स को भी, कि जब वो करते हैं उनके हाथ में जीवन और मौत का सवाल होता है, वैसे हमारे ऊपर भी एक डिटैचमेंट लाना पड़ता है क्लाइंट से, नहीं तो आप गलत भी ले सकते हैं, मतलब गलत डिसीजन भी ले सकते हैं उस भावनाओं में आके। जी, आपको हर समय क्लाइंट की बात नहीं माननी है। कुछ समय आपको अपनी क्लाइंट को बात समझाकर मनवानी भी होती है, जो उनके हित के लिए ही होता है।
और क्लाइंट के साथ एक मतलब एक कॉन्फिडेंस रखना। आज की डेट में वकीलों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सही करे, पर इतने जो केसेस होते हैं उनको वकीलों पे विश्वास भी बहुत नहीं है और सब नेट में देख लेते हैं। तो एक क्लाइंट से उसको सेटिस्फाई करना आज की डेट में लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं, बड़े बड़े वकील हैं, जज हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ही वहाँ पर है। ऐसे में जब आप यहाँ छत्तीसगढ़ से पहुँची अपना करियर शुरू करने के लिए, तो शुरुआती दौर कैसा था, कैसे आपको अप्रोच आपने किया, और अभी वर्तमान में 6 साल के बाद अब केसेस की स्थितियाँ कैसी हैं, कितने केसेस आपको मिल पा रहे हैं? मैम, जैसा कि आपने कहा कि इतने केसेस हैं, इतने वकील हैं, तो मेरा पता नहीं सोच ऐसी ही थी कि इतने केसेस हैं तो कुछ केसेस हमारे पास आ भी जाएंगे। एंड आई वॉजेंट लुकिंग फॉर एनी हाई प्रोफाइल केसेस, क्योंकि मेरे को खुद को सीखना था। मेरे को कॉलेज के बाद मैंने कुछ नहीं सीखा था, जेरोक्स कराना, कितनी कॉपी भी सबमिट करनी है, या क्या स्टैम्प ड्यूटी, बेसिक चीज़ों से मैंने शुरुआत करी है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सीखती गई, अपने आप को इम्प्रूव किया। और कुछ केसेस फिर आपको पता नहीं, मेरे को तो कुछ केसेस कोर्ट में ही मिल जाते थे कि बीइंग अ गर्ल, या उनको आसपास देखते हैं कि आर्ग्यू कर रहा है कोई पर्सन, तो वो क्लाइंट खुद से आ जाता है कि मैम आइए करके, या वकील भी हमें कुछ दे देते हैं। जैसे मेरी हाल ही में एक मैम है, उन्होंने अपने केसेस दिए कि तुम कर लेना सुगंधा इसको। तो वो वकालत में एक बहुत बड़ी कहावत है कि जिस दिन आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, आप बस शुरू कर दो, केसेस आएंगे। और ये चीज़ आप जब तक उसमें घुसेंगे नहीं ना, आपको शायद नहीं कोई समझा सकता कि ये कैसे होता है, क्योंकि जिस दिन आपके पास महीने का खर्चा के लिए पैसे नहीं है, आप कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं अपनी वकालत को बढ़ाने के लिए। अच्छा, दिल्ली में रहने के बाद दूसरी जो चुनौती हुई है कि आपको अकेले रहना भी है, अपनी पोजीशन भी बनानी है, और कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक डर का माहौल भी रहता है। तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपने फेस की जिसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया हो? मैम यस, बिल्कुल। और डिग्निटी एक अपनी मेंटेन करनी पड़ती है। मेरी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कि मैं घर में मम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाती, जो है बता देती हूँ, भले वो थोड़ा डर भी जाए, पर अपना डर उनके साथ बांट लेती हूँ। बेसिकली मैं कभी भी पब्लिक प्लेसेस में ही मिलती हूँ, ज़्यादातर क्लाइंट हैं या कोर्ट में ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि और ये कि हम बाहर से हैं इस हिसाब से भी हम प्रेफर नहीं करते हैं। या मेरे सीनियर्स भी हैं एडवोकेट, जिनसे मैं बात करके उनके ऑफिसेज भी यूज़ कर लेते हैं कि सर मैं आपको ऑफिस यूज़ कर लूँ, मैम अपना ऑफिस। और अब 6 साल हो गए हैं तो काफ़ी लोगों को जान पहचान है, तो एक वो आ गया है। केसेस हाँ बिल्कुल, 1-2 बार जैसे पॉक्सो के ही केस थे, उसमें उस पर्सन को, मैं विक्टिम के साइड से थी, वो बेल उसको नहीं मिली सामने वाले लड़के को, तो उसके पेरेंट्स बहुत हमारे ऊपर जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो आपको एक उनको सिंपैथी होकर और एक मेंटेन करके कि आप हमारे से बात मत करिए, आप हम कोर्ट में हैं, हम ऐसा करके अपना आगे बढ़ना पड़ता है। और बाकी तो आपको अपने आप में स्ट्रांग रहना है, अपनी स्ट्रांग विल पावर रखनी है कि आपको कोई कुछ कोर्ट प्रीमाइसेस में नहीं बोल सकता। पुलिस है, व्यवस्थाएं हैं, होते हैं कुछ केसेस होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर मैंने क्या बोलते हैं, मतलब भगवान की दया से शायद तक मैं उस हिसाब से एक कॉन्फिडेंस भी रहा है और एक सपोर्ट भी मिला ही है कहीं ना कहीं से। सुगंधा, ये कहा जाता है कि वकील बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े रफ होते हैं, लेकिन जैसा कि आपको हम देख पा रहे हैं कि पोलाइट हैं, सॉफ्ट हैं, तो क्या ऐसे केसेस में स्ट्रांग उस समय पर हो जाती हैं, या परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति बन जाता है ऐसा? मैम मेरे ख्याल से अभी की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो बहुत ही मतलब अपनी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसको वो मिक्स नहीं करते हैं। और अगर समय मतलब वो सिर्फ हम लॉयर हैं करके अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हम ये नहीं बोलते हम लॉयर हैं तो सामने वाला डरेगा। हम एक मेंटेन करते हैं। मैं कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से कोशिश करती हूँ कि मैं मिक्स ना करूँ। और पोलाइट यस, और ये जैसे मैंने बताया कि पॉक्सो के केसेस हैं, उसमें विक्टिम है, बच्ची है 12 साल की, 14 साल की, तो उसमें हमारा एक परिवर्तन आना ही चाहिए, तभी वो कंफर्टेबल हो पाएगी। वही मैं किसी अक्यूज को डिफेंड कर रही हूँ या कोई और क्लाइंट को कर रही हूँ, तो आजकल क्लाइंट भी स्मार्ट होते हैं, तो हमें वो बात करके समझ में आ जाता है कि कैसे क्या हैंडल करना है, हम अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने पॉक्सो एक्ट का जिक्र किया, ऐसे जो केसेस जब लेती हैं आप, या ऐसे जब केसेस आते हैं आपके पास में, तो एक लड़की होने के नाते तब कैसी कैसी स्थिति होती है आपकी?
और क्या लगता है कि न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि कम से कम ऐसे केसेस में न्याय जल्द से जल्द मिल जाए, या जो हकदार है उसको सज़ा जल्द से जल्द मिल जाए? मैम ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली है, क्योंकि न्याय व्यवस्था में अगर मैं सिर्फ पॉक्सो की बात करूं, इतनी सारी एंटिटीज़ हैं, चाहे वो DCW कमीशन फॉर वुमेन हो, चाहे DLSA हो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, चाइल्ड रिलेटेड है, इतनी सारी एंटिटीज़ हैं, NGOs भी हैं जो इसमें काम कर रही है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। और कई केसेस में उनको इतनी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है कि मतलब कई केसेस में कि उनको बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसमें शायद अगर थोड़ी कमी हो भी जाए तो चलेगा। और कुछ केसेस हैं जिसमें नहीं हो पाता, जैसे मैं जो बच्ची का बताई उसमें हमें मुआवजे के लिए लगाना था। पॉक्सो में प्रावधान है कि कंपनसेशन के लिए आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन, चार्जेस फ्रेम होने के पहले भी, जनरली चार्जेस के बाद हम करते हैं। वो बच्ची हॉस्पिटल में थी, पुलिस को भी था, आज भी मुझे लगता है कि उसमें मेरे केस को आने के बाद अगर वो जल्दी से हो पाता तो हम जजेस को भी, हमें सबको ये बात रिग्रेट हुई। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि हमें एक या तो कैटेगराइजेशन करना चाहिए कि ये ग्रुप ए के केसेस हो गए जिसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ एक तुरंत वाली कमिटीज़ होनी चाहिए, और कुछ केसेस को हम बाद में भी लें तो हो सकता है। ऐसे कुछ हमें कैटेगराइज करना चाहिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि संस्थाएं बहुत आ गई हैं आज के डेट में, तो वजह से थोड़ा सा इस वजह से हाँ कि किसकी कौन सी सुपीरियॉरिटी हो गई है, ये मेरा पर्सनल मांगना है। नेशनल कमीशन चाइल्ड राइट्स है, स्टेट कमीशन चाइल्ड राइट्स हैं, इतनी एंटिटीज़ हैं, लोगों को अपने पावर कंफ्यूज हो जाते हैं। पुलिस में भी बैठाने की बात होती है कि वहाँ पे चाइल्ड को लेके एक अलग प्रक्रिया होनी चाहिए, और जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है आज भी उनमें कई लोगों में, दिल्ली में तो फिर भी पुलिस को काफ़ी जानकारी है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि कम है यहाँ पे लोग अवेयर उस बारे में। अच्छा, केसेस की अगर हम बात करते हैं सुगंधा, हमने फिल्मों में भी देखा है कि तारीख तारीख तारीख, कोई भी एक केस जब लगता है तो उसके फैसले आने में इतनी देर होने के पीछे वजह क्या है? क्या हमारे पास में वकील कम है, हमारे पास में जजेस कम है, या हमारे पास में जो जांच टीम है, जो सबूत तलाशने का काम है, कहाँ पर ऐसी चूक होती है कि एक केस को सॉल्व होने में सालों लग जाते हैं, चाहे वो पॉक्सो का मामला हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी मामला हो? मैम कोशिश तो जारी है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। पॉक्सो के मामले जैसे कि साल भर में हो जाने चाहिए, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साल भर में नहीं होते हैं। विक्टिम के साइड से जनरली वो गरीब लोग जो होते हैं उनके साइड से हैं, अक्यूज़ जो है वो अमीर है या वो पैसा खर्चा करता है। लॉयर्स भी अगर आप बोलेंगे तो कुछ ही लॉयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी तो आसपास उनके जूनियर्स हैं, सीख रहे हैं, उनको प्रणाली नहीं पता है कि कैसे क्या है। पुलिस की भी जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे यहाँ कमी तो है, उसमें कोई दो मत नहीं है। फॉरेंसिक एविडेंस आने में टाइम लग जाता है, और हम जो तारीख पे तारीख की बात कर रहे हैं, अब अक्यूज़ है उसका भी हक बनता है कि वो तारीख ले, उसमें उसको अगर समय चाहिए क्रॉस करने के लिए सामने वाले को। लेकिन एक समय के बाद जजेस भी ध्यान देते हैं कि अब इसमें हम और डेट नहीं देंगे। ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें वकीलों को डांटा गया है कि आप इसमें ज़्यादा तारीख ना लें, कोई अगर वजह नहीं है तो कार्य हो रहा है। और बाकी तो अगर मेरा हक है तो आपका भी हक है, अक्यूज़ का भी हक है कि वो उसमें डेट ले सकता है अगर उसको ज़रूरत है। कभी लॉयर नहीं आ पाते हैं, एक लॉयर के पास बहुत से केसेस हैं, तो ये तो पर्सनल डेडिकेशन में आप कितना कर सकते हैं, ये तो समुद्र है, आप जितना कर पाएंगे वो कम है। बिल्कुल। कोर्ट की ही बात नहीं करें, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, जैसे आपने लॉ की पढ़ाई की, और भी जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़ जाते हैं, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। तो आप किस किस संस्थाओं से जुड़ी हैं और कैसा अनुभव रहा आपका? मैम मेरा प्राइमरीली लिटिगेशन है प्रैक्टिस, तो मैं मेरी कोर्ट की प्रैक्टिस ही है, उसी संस्थाओं से हूँ जो कोर्ट से रिलेटेड, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर उनके केसेस आ रहे हैं तो उनके हैं। DLSA के केसेस हैं, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के केसेस आते हैं, उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में मैं पैनल में हूँ, पहले मैं कैलाश चतुर्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के पैनल में थी। ऐसे मैं ये 3-4 पैनल में हूँ, और इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि पैनल में भी हो जाना आप फिर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो इतने पैनल्स में जुड़ के जब आप काम करती हैं तो किस तरीके के केसेस आते हैं? क्या कोई ऐसा अनुभव रहा आपका कि इन संस्थाओं से जुड़कर आपने किसी के लिए कुछ न्याय दिला पाई या किसी के लिए कुछ कर पाई, कोई ऐसा अनुभव? मैम लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो केसेस होते हैं
वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके केसेस ही हैं, कंज्यूमर के केसेस हैं। आज की डेट में अवेयरनेस भी आ रही है लोगों में कि हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है और सर्विस नहीं मिल पा रही है, तो वो जो क्लाइंट है उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उनकी वजह से वो एक अलग ही होता है। वो जिस तरीके से सेटिस्फाई होते हैं कि हमें मुआवजा मिल गया या केस ख़त्म हो गया, और फिर वो मिठाई लेकर आते हैं। जैसे आई स्टिल रिमेंबर, एक मेरे क्लाइंट थे, हम साल भर से कोशिश कर रहे थे कि उनका पैसा निकले कंपनसेशन का, और नहीं निकल पा रहा था। हम फॉलो अप कर रहे थे, कुछ ना कुछ बैंक की या कुछ फॉर्मेलिटीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, हम प्रॉपर चैनल के थ्रू जाते हैं। तो साल भर बाद उसके केस में कंपनसेशन मिला। वो मुझे एक मिठाई का बॉक्स लेकर आया था, पैक्ड था। व्हेन आई ओपनड इट तो उसमें से 500 रुपये का नोट स्टिक था। सो दैट इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट रैदर दैन जो हमारे बाकी, वो तो मेरा काम है, जिससे पैसा मिलेगा, मेरा घर का चलेगा, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है और जो वो मतलब मोटिवेट करता है, वो अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी दोस्तों को वो मतलब इंसिडेंट बताया कि वो बोला नहीं नहीं मैम मुझे मिलना ही है, क्योंकि मैं उस समय नहीं मिल पा रही थी, साकेत कोर्ट में थी। सो ही कॉल्ड मी अप एंड मैं बाहर गई। तो अच्छा, साकेत का आपने जिक्र किया, साकेत कोर्ट है, पटियाला कोर्ट है, दिल्ली के जो और भी जो कोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये है कि ऐसे ऐसे केसेस लगते हैं कि कई बार हमको गोलीबारी की भी खबर में आ जाती है कि भाई वहाँ पर गोली चली है, किसी केस में आके किसी की जान की बात आ गई। लड़की होने के नाते खास करके जब क्रिमिनल केसेस में आप जुड़ती हैं, तो अपनी सुरक्षा का भी कभी डर लगा आपको, या इसके लिए कोई व्यवस्था या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है? मैम रोहिणी में हुआ था केस, तब तो साकेत तक पहुंचा नहीं था, तो मेरा ऐसा था मेरा रोहिणी जाना कम होता है। और साकेत में भी जो हुआ, पर खबरें सुनने में तो आती हैं। खबरें सुनने में आती है, पर वही था कि हम एक दूसरे दोस्तों को कि रोहिणी में जो फ्रेंड्स हैं कि सब ठीक है ना, और कुछ अभी एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन की भी बात चल रही है। स्ट्रिक्ट भी होता है क्योंकि एक वकील बनकर ही आ गए थे, तो हमको आईडी दिखानी होती है। प्रॉपर चैनल्स भी, मतलब सिक्योरिटी भी है साकेत में, वो टाइट हो जाती है। 30,000 एकड़ का डोमा, सब जगह फिर टाइट हो जाती है, आपको आईडी कार्ड दिखाए बिना जाने नहीं देते हैं। पर ये जब इंसिडेंट हुआ, इसके पहले के ही हैं मेरे सारे केसेस। और जैसा मैंने एक बताया, एक केस में वो जो लेडी थी और उसके जो भाई बहन सारे थे, मुझे पूरा मतलब कोर्ट के उसके तक मतलब ऐसे रो रहे थे, ड्रैग मतलब वैसा हो गया था, और मेरे दूसरे काम भी थे तो मुझे दिख रहे थे। पर इसमें मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जो लॉ की प्रणाली है वो प्रणाली है, और बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन गार्ड्स होते हैं, पुलिस के मतलब पूरी जगह होती है, और मैं इतने समय से काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ क्या गार्ड हैं। जजेस को भी अगर आप अंदर मतलब अपनी सुरक्षा आपको खुद को भी ध्यान रखनी पड़ती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि जजेस के पास भी पुलिस रहते हैं, अगर आप उनको भी बोल देंगे कि इनको बाहर निकालना है, जजेस ध्यान रखते हैं। पॉक्सो में तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है, उनके लिए पूरा अलग से व्यवस्था होती है कि उनको अलग से लाने के लिए, विक्टिम को लाने के लिए, अक्यूज़ के लिए भी जो लाने की जो मतलब लाते हैं, लॉकअप होता है कोर्ट प्रीमाइसेस में, सबको नहीं पता होता। या बच्चों के जो रूम्स हैं, जो वल्नरेबल विटनेस रूम्स होते हैं, उसकी इतनी आइडेंटिटी मतलब इतनी छुपा हुआ है कि नॉर्मल जो वहाँ के बाकी लॉयर्स हैं जो दूसरे केसेस में हैं, उनको भी नहीं पता। तो कर रहे हैं हम, और उसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए भी आप देखेंगे टॉयज़ वॉयज़ है, दिल्ली का मैं बता रही हूँ, तो हैं। और हम उनके साथ ऐसे एक सपोर्ट पर्सन होता है, तो उनके हम सुरक्षा कर रहे हैं। अब हम अपनी सुरक्षा के लिए भी सोचेंगे तो वो, लेकिन लॉयर से अभी भी ये मिथ है कि कोई वो नहीं लेता है। अच्छा, ये तो प्रिमाइसेस की बात हो गई। केस बाहर से भी दबाव होता है, कई बार हमने फिल्मों में भी देखा है, या स्टोरी या न्यूज़ में भी हम देखते हैं कि ऐसे केसेस जिनको सॉल्व करने के लिए बाहरी दबाव होता है, धमकी होती है। तो ऐसी कुछ स्थिति कभी बनी आपकी, या आपने अपने आसपास देखा ऐसा माहौल कभी? मैम धमकी नहीं हुई है, ये हुआ है कि वो थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि मतलब मेरा एक ही बेटा है, यही सोल ब्रेड है, इमोशनली लॉयर से आज की डेट में या सेटलमेंट कर लेते हैं, या दोनों तो साथ में, मतलब जो केस टू केस बेसिस पे। लेकिन धमकी ऐसी आई है वो नहीं रहा है। और डर तो रहता ही है कि हम जब देखते हैं, शुरुआत में थोड़ा डर रहता था, पर व्यवस्था अच्छी होती है। जैसे अगर आप कोर्ट का, जो मैं प्रोमाइसेस भी बोल रही हूँ, हमारा अक्यूज से भी डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत कम आता है। उनको पॉक्सो में बहुत स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप ज़्यादातर अभी उसी में काम कर रहे हैं, या विक्टिम को भी लेके, जिसमें बहुत ज़्यादा संगीन जो हम अपराध की बात कर रहे हैं, ये सारे अपराधों में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है।
सुगंधा, जब लगातार इस तरीके के केसेस आप करती हैं तो चूंकि पॉक्सो का आपने जिक्र किया, तो केवल पॉक्सो ही नहीं, बच्चियां नहीं, महिलाओं के साथ में भी आप देख रही हैं कितनी दरिंदगी हुई, क्योंकि आपने दिल्ली में देखा था निर्भया केस। इसके अलावा घरेलू हिंसा है, पति से प्रताड़ित होने वाली बात है, दहेज है, या बच्चों को लेकर तंग करने की बात है, पैसे, ऐसे बहुत सारी तकलीफों से जुड़े केसेस लेकर महिलाएं पहुंचती हैं। कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो, या इस तरीके की केसेस में महिला होने के नाते आप ज़्यादा नज़दीकी महसूस कर पाती हैं? मैम बहुत केसेस आते हैं। जैसे मैंने डीएलएसए में रही हूँ, तो उसमें एक सखी हॉस्पिटल्स में भी वन स्टॉप सेंटर होते हैं। गवर्नमेंट बहुत तरीके से उन लेडीज़ के साथ रीच आउट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज भी जो मानना है मेरा, वो आज भी वो व्यवस्था में हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती। तकलीफ़ है, आते हैं, वो बताते हैं कि जैसे एक मेरा केस है, वो हर बार फ़ोन करके बोलती है कि मैम मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद वो डल हो जाता है, वो उस समय मारता है वो, फिर उसके बाद उनकी बेटी है, पढ़ाई में अफेक्ट होगा। कोविड के समय में बहुत ऐसे केसेस आ रहे थे, पर ये महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं। और जो जैसे आप भी जानते होंगे, अभी डिवोर्स, डाउरी के जो गलत केसेस हैं, जिसमें फर्जी केसेस हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं, जो मुद्दा बना के जो मतलब हमारा इरादतन, हाँ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं और जो एनर्जी हमारी गलत जगह पे ज़्यादा हो रही। जैसे मेरा एक केस था जो नोएडा का था, उसमें वो लड़का और लड़की के बीच में इंगेजमेंट हुई, किसी वजह से उनके बीच में मतलब इंगेजमेंट टूट गई। वो लड़की ने डिवोर्स का मामला दर्ज कर दिया, एफआईआर करने की कोशिश करी, एफआईआर नहीं हुई, तो एक 155 156 सीआरपीसी में एक है कि आप कोर्ट के थ्रू एफआईआर के लिए बोल सकते हैं। तो वो लग गया था, लड़का बहुत अच्छा था, मेरी बात करके भी हमें समझ आता है, तो मैं उसके केस के लिए नोएडा जाती थी। तो आज पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा होता है, तो हम उस तरीके से सारी चीज़ों में हम काम मतलब करते हैं, बाइस्ड होके बिल्कुल नहीं। और मैं उन महिलाओं को लेके रिक्वेस्ट करूंगी जिनके साथ प्रताड़ना हो रही कि वो सामने आए। आज इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट कमीशन वुमेन रायपुर में है, नेशनल कमीशन वुमेन है, सब काम करने के लिए सजग हैं, 24/7 हेल्पलाइन है, चाइल्ड के लिए है, लेकिन हमारे पास जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो ज़्यादातर फेक बोल सकते हैं, कुछ में दोनों की गलती रहती है, मतलब जिसमें हम सिर्फ ईगो क्लैश हो रहा है और हमारे रिसोर्सेज उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं रैदर देन जो हमारे एक्चुअल केसेस में होना चाहिए। अच्छा, महिलाओं की संख्या कैसे देखती हैं आप? क्योंकि हर फील्ड में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो अगर हम लॉ में बात करते हैं, चाहे जजेस की बात करें, चाहे वकील की बात करें, चाहे लीगल एडवाइज़र की बात करें, इनकी संख्या कैसी है और आपको लगता है कि इनकी संख्या और बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए मैम। 50% मेल है, 50% अगर फीमेल है, तो 50% तो फीमेल है नहीं हर संस्थाओं में, तो ये खुद ही में अपने आप दर्शा देता है कि आप 50% ले आएंगे तो उस दिन शांत हो जाएंगे। रही बात लॉयर्स या जजेस में, आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कितने जजेस हैं जो फीमेल जजेस हैं। आप दिल्ली के अलावा अगर मैं नोएडा भी जाती हूँ तो वहाँ पे आपको फीमेल लॉयर्स नहीं मिलेंगी, बहुत मुश्किल है फीमेल लॉयर्स मिलना, इसलिए कुछ जजेस की में मतलब जुडिशरी में चले जाते हैं और हमारे साथ बहुत तकलीफ़ें भी होती हैं। हमारे लिए टैग लिया जाता है कि ये तो बहुत बोलती है, लॉयर है, घर ये कर देगी, बहुत से अलग अलग मिथ है। और मेरा सिंपल सवाल ये है उन लोगों से कि फिर डिवोर्स के केसेस हम तो हम तो लड़ रहे हैं, जो आ रही हैं वो भी महिलाएं हैं, पर ये जो मानसिकता है वो एक सेट हो चुकी है कि लॉयर है, बहुत बात करती होगी, कोई मतलब नहीं है। या बहुत सारे ऐसे नोशंस हैं, कैरेक्टर पे भी आ जाता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक चैलेंज है। बहुत से मतलब ये बिल्कुल सही है कि जैसे क्योंकि आजकल ये बहुत चला है कि लड़कों में ये बहुत है कि हमको तो आरक्षण नहीं है, यहाँ पे आपको आरक्षण चाहिए, यहाँ पे सीट चाहिए, पर यहाँ पे नहीं। पर आज भी मेरी मॉम, दिल्ली में भी रह रही हूँ मैं इतने साल से, मैं 9 बजे के बाद अगर बाहर हूँ तो वो डर के सोती है। तो ये खुद में दर्शाता है कि लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, कहीं बिल्कुल अभी बहुत काम करने की। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो में भी आपने जिक्र किया, उसमें किस तरीके से शामिल हुई हैं आप प्रोग्राम? उसमें मैं पॉक्सो के लिए जो अवेयरनेस है उसमें मैंने बातचीत करी थी, कुछ सवाल भी आए थे जिसमें हम लोगों को बता रहे थे। अभी
पॉक्सो में भी अवेयर करने की, और मेनली मुद्दा ये था कि जो साइबर के केसेस आ रहे हैं अभी, साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं बोलते हैं पर लोगों को नहीं समझे इसलिए हम बोलते हैं, कायदे से उसको कुछ और बोलना चाहिए। पोर्नोग्राफी एक अलग चीज़ हो जाती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाय डिफ़ॉल्ट लीगल वे में इनवैलिड है, वॉइड है, और उसी में अगर आप साइबर लगा दीजिए, आज एक पर्सन आपको फ़ोन में बात करके आपको बोलते हैं चेस कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का क्राइम है। जैसे हम बच्चों को बोलते थे कि इसके घर मत जाओ, इससे ऐसे बात करो, आज हमें घर पे भी ये देखना पड़ेगा कि वो फ़ोन में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो उस बारे में हमारी बहुत चर्चाएं हुई थी कि केसेस में, और अब मतलब जो बच्चे हैं उसमें पेरेंट्स की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत मतलब आज आप ऑनलाइन अब्रॉड का कोई पर्सन है जो आपके बच्चे के साथ बात करके उसको मैनिपुलेट कर रहा है, आप उस इंसान को कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। हमारे यहाँ साइबर जो है, जो साइबर पोर्टल्स हैं, ऐप हैं, वो भी उतने सशक्त नहीं हैं, और बाहर के जो है हमको इंटरपोल और बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके उस पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। आपको सामने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता, साइबर फॉरेंसिक के बारे में हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हमें उसको लेके कुछ ट्रेनिंग करानी पड़ेगी लोगों से बाहर लाकर, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी लोगों में काफी चैलेंजेस है। अगर अक्यूज आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया या आप उससे कम हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेके है, एक वेब सीरीज़ भी आई थी जमतारा करके, तो मैंने जैसे बताया कि ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती कि कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या उसमें क्या पहलू थे। एक वो ट्रायल बाय फायर आया था जो उपहार सिनेमा को लेकर, तो ऐसे बहुत से जो हैं, तो आप इसे देखिए, समझिए, जागरूक होइए और अपने बच्चों को उस हिसाब से जागरूक करिए। आप बेसिक चाइल्ड लॉक करना तक हमारे टीवी में या लैपटॉप में लोगों को नहीं आता आज की तारीख में। काफ़ी एक अहम जिम्मेदारी आप निभा रही हैं छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंच के। सुगंधा, हमारी शुभकामना है आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हमने बात की सुगंधा जैन से, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं और अलग अलग संस्थानों के साथ में जुड़कर कानून के प्रति या क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।